आज के जमाने में अगर कोई संगठन ये कहे कि उसका लक्ष्य अगले 25 वर्षों में भारत में उसी मुस्लिम शासन को कायम करना है जो अंग्रेजों से पहले मुगलों के जमाने में हुआ करता था, तो आप ऐसे संगठन को क्या कहेंगे? हम यहां पीएफआई की बात कर रहे हैं, जिसके दफ्तरों पर कल भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन पर कार्रवाई की जाती है तो ये उसके विरोध में सड़कों पर उतर आते हैं, हिंसा करते हैं और फिर तोड़फोड़ करते हैं। हाई कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए ये कहा है कि पीएफआई के जिन लोगों ने केरल का ये बंद बुलाया और केरल को बंद किया, इस दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उन सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों ने अदालत की अवमानना की है। असल में अगर आप देखेंगे तो पीएफआई के लिए ना तो सरकार कोई मायने रखती है, ना इस देश की अदालतें मायने रखती हैं, ना इस देश का संविधान मायने रखता है और ना ही वो हमारे कानून को मानने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से हम पीएफआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। आपने देखा होगा हम कई दिनों से ये मांग लगातार करते आए हैं और बार बार हम ये कहते आए हैं कि कश्मीर में अगर आतंकवादी 32 वर्षों तक सिनेमा हॉल पर पाबंदी लगा सकते हैं और हमारी सरकार उस पाबंदी को तोड़ नहीं पाती, तो हम पीएफआई पर पाबंदी क्यों नहीं लगा सकते? तमिलनाडु से एनआईए ने बरकतुल्ला नाम के जिस पीएफआई नेता को गिरफ्तार किया है, उसके पास एक जीपीएस रिसीवर डिवाइस और 2 वायरलेस कम्युनिकेशन वॉकी टॉकी मिले हैं। ये वो डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल समुद्री क्षेत्र में सफर करने के लिए उस दौरान किया जाता है। यानी हो सकता है कि पीएफआई का यह नेता समुद्र के रास्ते हथियार और टेरर फंडिंग की गतिविधियों को अंजाम दे रहा हो। तमिलनाडु के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर से पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों के पास से ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिन्हें लेकर देश विरोधी साजिश का शक पैदा होता है। इन 4 लोगों में एक व्यक्ति वो है जिसे इंदौर के सांप्रदायिक दंगों के लिए पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था। आपको लग रहा होगा कि भारत के सारे मुसलमान पीएफआई पर हुई इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं क्योंकि पीएफआई इसमें धर्म को बीच में ला रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। हमारे देश के मुसलमान आज भी देशभक्त हैं। हमारे देश के जो मुसलमान हैं, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस कार्रवाई का पूरा समर्थन किया है और यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में सब लोग धर्म के नाम पर अंधे नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज आपको उन मुस्लिम धर्मगुरुओं की और नेताओं की बात भी सुननी चाहिए जो कह रहे हैं कि पीएफआई पर यह कार्रवाई बिल्कुल सही हुआ है, यह बिल्कुल ठीक है और ये सारे लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ हैं। खालिस्तान बनाने की बात हो रही है, वोटिंग हो रही है, लेकिन इसे लेकर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे देश के जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं वो इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। आज भारत के विदेश मंत्रालय और कनाडा में भारत के उच्चायोग ने वहां पर रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई कि भारत सरकार को एक एडवाइजरी जारी की गई, अपने लोगों को करनी पड़ी। इस एडवाइजरी में लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में कनाडा में हेट क्राइम्स, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ गई हैं, इसलिए कनाडा में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहना चाहिए। इसमें लिखा है कि अगर कोई भारतीय खुद को कनाडा में असुरक्षित महसूस करता है तो वो भारतीय उच्चायोग या कॉन्सुलेट से तुरंत संपर्क कर सकता है। यह बहुत बड़ी बात है जब किसी देश के विदेश मंत्रालय को और वहां के दूतावास को अपने नागरिकों के लिए इस तरह की एडवाइजरी जारी करनी पड़े और उसे ये लगे कि उसके नागरिक उस देश में सुरक्षित नहीं है। यह ईरान की सबसे शानदार तस्वीर है जिसमें ईरान की आम जनता का गुस्सा, रोष आपको दिखाई दे रहा है और कैसे धार्मिक पुलिस वालों की वहां पर सड़कों पर पिटाई हो रही है। ये एक बदलते ईरान की तस्वीर है। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन 16 सितंबर से चल रहे हैं जब वहां 22 साल की एक लड़की की मौत हो गई थी। ईरान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कानून लाकर महिलाओं के लिए हिजाब पहनने को अनिवार्य किया था। पहला देश है जहां बाकायदा कानून लाकर हिजाब अनिवार्य किया गया। यह बात है वर्ष 1981 की और इससे पहले वहां वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति के तहत बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ था और खुमैनी नाम का नेता ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया था। खुमैनी इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रेरित था, बहुत कट्टरपंथी था और यही वजह है कि उसने ईरान का सुप्रीम लीडर बनते ही वहां की महिलाओं पर हिजाब पहनने के कानून को थोप दिया। एक हफ्ते पहले मॉस्को से दुबई की फ्लाइट का एक टिकट 84,000 रुपए का था जो अब 4,20,000 रुपए का हो गया है। इसी तरह से
रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर से टर्की की फ्लाइट का एक टिकट पहले 30,000 रुपए का था, अब वही 70,000 रूबल्स यानी 1 लाख रुपए में भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा रशिया में तमाम एयरलाइंस को यह कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि वो 18 से 65 वर्ष के पुरुषों को टिकट ना दें और इन लोगों को देश से बाहर जाने से रोका जाए। अमेरिका के एक बड़े अखबार ने कहा है कि जब से पुतिन ने अपने देश के 3 लाख पुरुषों को यूक्रेन में तैनात करने की बात कही है, तब से रशिया में गूगल पर सिर्फ 2 ही चीजों पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। रशिया के जो पुरुष हैं वो सबसे ज्यादा 2 चीजें ढूंढ रहे हैं गूगल पर। एक तो है हाउ टू लीव रशिया, मतलब रशिया को कैसे छोड़कर भागा जा सकता है, और दूसरा जो सर्च कर रहे हैं वो लोग वो ये है हाउ टू ब्रेक योर आर्म एट होम। हिंदी में अगर बताएं तो ये लोग ढूंढ रहे हैं गूगल पर कि घर पर रहते हुए ही अपना हाथ या अपने हाथ की हड्डी को कैसे तोड़ें। वो इसलिए क्योंकि अगर हाथ की हड्डी को तोड़ लेंगे, कोई हड्डी टूट जाएगी तो ये युद्ध में जाने से बच जाएंगे और ये कह पाएंगे कि मैं घायल हूं या मैं बीमार हूं, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। पुतिन ने यह बयान इसी साल मार्च में दिया था। इसलिए यहां सवाल उठता है कि आखिर मार्च से सितंबर के बीच ऐसा क्या हुआ कि रशिया को अपना ये स्टैंड बदलना पड़ा और अब उसे नए सैनिक भेजने पड़ रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है युद्ध में रशिया की सेना को हुआ जबरदस्त नुकसान। हालांकि रशिया के लोगों के विरोध को देखते हुए पुतिन ने अपने देश की संसद में एक प्रस्ताव पास करवा लिया है, जिसके तहत अगर 18 से 65 वर्ष का कोई भी रिजर्व सैनिक युद्ध में जाने से इनकार करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे 10 साल जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा इस खबर से जुड़ी 2 और बातें हैं। पहली बात, पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को सैन्य मदद देना जारी रखते हैं ऐसे ही और इससे रशिया की अखंडता पर खतरा पैदा होता है तो वो युद्ध में सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। यानी पुतिन परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। और दूसरी बात, इस मुद्दे पर अब भारत का रुख बहुत अहम हो गया है। आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुलाकात की थी व्लादिमीर पुतिन से तो उन्होंने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। और कल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत के विदेश मंत्री ने भी यही बात दोहराई है जो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कही थी। ये युग युद्ध का नहीं है बल्कि शांति का है और हो सकता है कि इस जो स्टेटमेंट दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने वो उसके मायने जो हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं।